हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। आज फिर हम लेके आए ओरिजिनल पेपर जिसको हम आज सोल्व करेंगे। यह बेंगलोर सेंटर का पेपर है। इससे पहले हमने 4 पेपरों पे भी चर्चा की थी और 4 पेपरों का हमने लेवल भी देखा था। आज ये 5वां पेपर है। इसका जो लेवल है थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है और पेपर क्वेश्चन वही वही क्वेश्चन है, सिर्फ उनकी भाषा को चेंज किया है। तो आप हमारी पूरी क्लास के साथ बने रहिए, देखते हैं चलिए। और कमेंट में अवश्य बताएं अपना रिजल्ट, जो परिणाम है, कितने क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए, कितने क्वेश्चन राइट किए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, जावड़ी पर्वत स्थल किस राज्य में स्थित है। जावड़ी पर्वत स्थल जो है वो भारत के किस राज्य में है, तो वो तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये तमिलनाडु के उत्तरी भाग में स्थित है। देखिए चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 2, टोडा जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं। टोडा जो जनजाति है, टोडा जो जनजाति के लोग हैं वो कहाँ निवास करते हैं। तो सबसे पहले तो याद है कि वो तमिलनाडु राज्य में निवास करते हैं। कहाँ करते हैं? तमिलनाडु राज्य में निवास करते हैं। और पहले जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया, टोडा जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, तो यह नीलगिरी पठार पर, नीलगिरी पठार पर निवास करते हैं। कहाँ करते हैं? नीलगिरी पठार पर निवास करते हैं टोडा जनजाति के लोग। और राज्य पूछे तो तमिलनाडु राज्य में है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी देश के साथ सीमा लगती है तो किस राज्य का जिला है। तो देखिए करीमगंज, कौन सा? करीमगंज जिला है और यह असम राज्य का है। किस राज्य का? असम राज्य का है करीमगंज जिला जो है। और यह बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश के साथ। और यह असम राज्य में स्थित है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। देखिए हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न फसल उत्पादन के बढ़ाव के लिए चलाई गई थी और इसके जो जनक थे वो थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। और मुख्यतः यह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य में चलाई गई थी खाद्यान्न फसल को बढ़ावा देने के लिए। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 4, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य। काली मिर्च जो है उसका सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य करता है, तो वो केरल राज्य करता है। कौन सा राज्य करता है? केरल राज्य करता है। और साथ साथ में यह भी ध्यान रखें, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य भी केरल है। कौन सा राज्य? केरल है। और केरल को मसालों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसालों का जो शहर है। सर्वाधिक मसाले जो हैं वो केरल राज्य में उत्पादित होते हैं। और वो कहाँ होते हैं? केरल राज्य में। और काली मिर्च जो है और इलायची जो है वो केरल राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होती है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है और इसको हिंदी में कहते हैं अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान क्या कहते हैं? अग्नि की उड़ान। विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक हैं वो है डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। कौन है? डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। और इनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक थी, उसको भी ध्यान रखें, वो सी विंग्स, इंडियन विंग्स फ्रीडम। इंडियन विंग्स फ्रीडम कौन सी पुस्तक थी? इंडियन विंग्स फ्रीडम। इंडियन विंग फ्रीडम जो पुस्तक थी ये डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की आत्मकथा से रिलेटेड पुस्तक थी। और अग्नि की उड़ान या विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो है वो भी डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की पुस्तक है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखिए, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जो थे वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। भारत के क्या थे? 11वें राष्ट्रपति थे। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रदीप कुमार बनर्जी किस खेल से संबंधित है। प्रदीप कुमार बनर्जी जो हैं वो किस खेल से संबंध रखते थे, तो वो फुटबॉल खेल से संबंध रखते थे। और फुटबॉल टीम के ये कैप्टन भी रह चुके थे, कप्तान भी रह चुके हैं। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस का पहला राज्य कौन था। फ्रांस जो देश है उसका पहला राज्य सम्राट जो बना था वो कौन बना था? वो बना था नेपोलियन। कौन था? नेपोलियन। और नेपोलियन का पूरा नाम था
नेपोलियन बोनापोर्ट, ये भी ध्यान रखें, बोनापोर्ट। नेपोलियन का पूरा नाम क्या था? नेपोलियन बोनापोर्ट, और ये फ्रांस देश का पहला राजा बना था। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8, एलओसी का विस्तार रूप क्या है? एलओसी देखिए, एलओसी, एलओसी का विस्तार है लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसका राइट आंसर होगा ए, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये किन देशों के मध्य है? तो ये भारत पाक, भारत पाकिस्तान देश के मध्य है लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें, LAC, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये किन देशों के मध्य है? ये भारत और चीन के मध्य है, भारत और चीन देश के मध्य है। और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल भारत पाकिस्तान के मध्य है। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 9, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी संयुक्त जलधारा है वो कौन सी है? तो संयुक्त जलधारा जो है वो मेघना है। कौन सी है? मेघना है। और मेघना बांग्लादेश की प्रमुख नदी है। ध्यान रखें, बांग्लादेश की प्रमुख नदी कौन सी है? मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत में जो चारों और पूरे भारत में मठों की जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो वो की थी शंकराचार्य ने। किसने की थी? शंकराचार्य द्वारा की गई थी भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 11, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नेम रखी थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो नेम है वो किसके द्वारा रखी गई थी? तो वो रखी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। किस द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। और कब रखी गई? ये रखी गई थी 1905 में। कब रखी गई थी? 1905 में। और 1905 से एक क्वेश्चन और ध्यान रखें, पीछे हमने वीडियो में चर्चा भी की है, बंगाल का विभाजन। किसका? बंगाल का विभाजन है वो कब हुआ था? वो था 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन है वो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है वो 1905 को हुई थी। और किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। किस द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा हुई। इसके जस्ट एक साल बाद ये घटना भी ध्यान रखें, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। और ये ढाका बांग्लादेश में हुई थी, जो बांग्लादेश की राजधानी है। और बांग्लादेश देश जो है वो पहले भारत का ही हिस्सा हुआ था। किसका? भारत का ही हिस्सा था। मुस्लिम लीग की स्थापना है वो 1906 को। बंगाल का विभाजन है वो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 को हुई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्थान भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आती है? जो फिल्म जो होती है वो सेक्शन बोर्ड यानी सिनेमा घर तक पहुंचने से पहले उसको प्रमाणित किया जाता है, वो किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। किस द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा उसको प्रमाणित किया जाता है सेक्शन बोर्ड पे पहुंचने से पहले, सिनेमा घर में पहुंचने से पहले। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 14, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? देखिए, ये दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है जैन धर्म से रिलेटेड है। इसके हम जो ये क्वेश्चन जो है ये पहले 2 पेपरों में हमने देखा, उसमें ये पूछा गया था कि दिलवाड़ा मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। और इसमें पूछा गया दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो क्वेश्चन जो है बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है, उनकी भाषा को चेंज किया जाता है या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। और ये कहाँ स्थित है?
ये माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है और अरावली पर्वत पर स्थित है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 15, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण है वो है जानवरों द्वारा अत्यधिक मात्रा में चराई, दूसरा तीव्र गति से होता शहरीकरण, तीसरा पेड़ों के काटने का कारण। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यह है सभी। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 16, डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। डायलिसिस का जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है, किस हमारे शरीर के किस अंग के उपयोग में किया जाता है। तो वो किया जाता है गुर्दे की निर्बलता में। किसकी? गुर्दे की निर्बलता में किया जाता है। और आप सबको पता है गुर्दे जो है वो हमारे रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। किसका करते हैं? रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 17, प्लवन मानपिंडों के नियमों को किसके द्वारा खोजा गया। प्लवन मानपिंडों जो है उसके नियम जो है वो किसने दर्शाए थे। तो वो आर्किमिडीज द्वारा। किसके द्वारा? आर्किमिडीज द्वारा दर्शाए गए थे। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 18, वोल्कनिकुर्ती रबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। वोल्कनिकुर्ती रबर जो है यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसका जो आविष्कार है वो चार्ल्स गुडईयर द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? चार्ल्स गुडईयर द्वारा किया गया था। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित तत्वों के बीच में ध्वनि सबसे तेज चलती है। देखिए यही क्वेश्चन हमने किया था कल कि निम्नलिखित में से किस तत्व में ध्वनि की चाल या ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। उसी क्वेश्चन को पूछा गया है किस भाषा में? निम्नलिखित तत्वों के बीच में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो ध्वनि की जो चाल होती है वो सर्वाधिक किस तत्व में होती है। तो वो हमने पढ़ा था कल ठोस। किस में पढ़ा था? ठोस। और ठोस में भी किस में पढ़ा था? सटील में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सटील। और ठोस के बाद आती है तरल और सबसे कम आती है वो किस में आती है? गैस या वायु में। किस में? गैस या वायु में। वायु में कितनी होती है ध्वनि की चाल? होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। ये ध्यान रखें। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 20, बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है। बंदूक से छोड़ी गई जो गोली होती है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें। देखिए अगर इसी क्वेश्चन को पूछा जाता बंदूक में गोली होती है उसमें कौन सी ऊर्जा आती है बंदूक में। तो बंदूक में जब गोली होती है तब होती है गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा, दोनों होती है। और बंदूक से छोड़ी गई गोली के अंदर गति ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं गतिज ऊर्जा तथा स्थिज ऊर्जा के योग को। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 21, चाय का वनस्पतिक नाम क्या है। चाय का जो वनस्पतिक नाम है वो क्या नाम है? वो है कैमेलिया सिनेंसिस। क्या है? सिनेंसिस। कैमेलिया सिनेंसिस नाम है चाय का वनस्पतिक नाम। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 22, लेंस से बनता है। लेंस से बनता है तो बनता है फिल्ट ग्लास। क्या बनता है? फिल्ट ग्लास या बोल सकते हैं हम ब्राउन ग्लास। ब्राउन ग्लास। ब्राउन ग्लास या फिल्ट ग्लास जो है लेंस से बनता है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 23, पत्तियों में मौजूद हरे रंग का वर्णक को कहते हैं। पत्तियों में जो हरा रंग मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं या किसके कारण होता है? तो होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल जो है यह ध्यान रखिए वो पौधे के क्लोरोप्लास्ट भाग में पाया जाता है। क्लोरोफिल है वो पौधे के क्लोरोप्लास्ट भाग में पाया जाता है। या क्वेश्चन को पूछा जाता है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 24, डेक्टिलोग्राफी का अध्ययन। डेक्टिलोग्राफी जो है उसका अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है फिंगरप्रिंट में या हम बोल सकते हैं उंगलियों के निशान। क्या बोल सकते हैं? फिंगरप्रिंट या उंगलियों के निशान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, कार्बन का सबसे कठोर रूप है। कार्बन का जो सबसे कठोर रूप है ये आप सबको पता ही है, हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। और कार्बन का अपर रूप
ग्रेफाइट होता है। कार्बन का अपरूप जो है ग्रेफाइट होता है, कोल भी कार्बन का अवरूप होता है, और चारकोल जो होता है वो भी कार्बन का अवरूप होता है। ये तीनों ध्यान रखें, कोल, चारकोल, ग्रेफाइट तीनों के हैं कार्बन के अपर रूप हैं, और कार्बन का सबसे कठोर जो रूप है वो हीरा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण हैं। खारे पानी की सांद्रता है वो किस उपकरण द्वारा नापी जाती है? तो वो मापी जाती है सेलिनोमीटर द्वारा। किस द्वारा? सेलिनोमीटर द्वारा खारे पानी की सांद्रता को मापा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह से होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो किस गैस की मात्रा अधिक होने के कारण होता है? तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की सामान्य ताप में जब वृद्धि होती है उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, या इसको हम, और ये किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 28, इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तन करता है। इन्वर्टर है वो ऊर्जा को परिवर्तन करता है, तो वो करता है डीसी को एसी में। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में परिवर्तन करता है वो इन्वर्टर करता है। क्या करता है? इन्वर्टर करता है डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में परिवर्तन करता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 29, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य जो नाम है वो पोटास है। क्या है? पोटास है। चलिए आगे आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन नंबर 30 है, 295 केल्विन का तापमान लगभग बराबर होता है। देखिए 295 जो केल्विन का जो तापमान है वो फारेनहाइट में किसके बराबर होता है? कितने डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है? तो वो होता है 71.33 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। तो कैसी लगी आज की क्लास? उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।